आपने कभी गौर किया है कि जब घर में कोई खुशी आती है तो सबसे पहले कौन आता है? रिश्तेदार। और जब वो आते हैं तो बधाई देने से पहले उनकी नज़र कहाँ जाती है? आपकी उस एक चीज़ पर जो अभी तक पूरी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ, घर नहीं बना, तरक्की नहीं हुई। जैसे उनके पास एक ख़ास रेडार है जो सिर्फ़ आपकी कमियां डिटेक्ट करता है और आपकी खूबियों को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। ये एक डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे आज हम समझेंगे और जिसका तोड़ भी आज हम सीखेंगे। मनोविज्ञान में एक टर्म है जिसे कहते हैं टॉल पॉपी सिंड्रोम। इसका मतलब है कि जब किसी खेत में एक पौधा बाकी सबसे ऊंचा उगने लगता है तो लोग उसे काटने की कोशिश करते हैं। बस यही आपके साथ हो रहा है। आप बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो और यही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी जलन दरअसल आपकी बुराई नहीं है, ये उनकी अपनी अधूरी ज़िंदगी का दर्द है जो वो आप पर निकाल रहे हैं। लेकिन यह जानने से कुछ नहीं होता जब तक आपके पास हथियार ना हो। तो आज मैं आपको चाणक्य नीति और मॉडर्न साइकोलॉजी को मिलाकर बने 7 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जो इन रिश्तेदारों को हमेशा के लिए शांत कर देंगे। पहला तरीका, इमोशनल डिटैचमेंट। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम रिएक्ट करते हैं, हम जवाब देते हैं। मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है, सब खुश हैं, माहौल अच्छा है, तभी एक रिश्तेदार आता है और सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहता है कि अरे बेटा, सुना है नौकरी में कुछ खास नहीं हो रहा, या अरे तुम्हारी उम्र तो निकलती जा रही है, शादी क्यों नहीं हो रही, कोई कमी है क्या? उस वक्त आपके अंदर क्या होता है? खून खलबला उठता है। दिल करता है कि अभी करारा जवाब दे दें। आप बहस करने लगते हो, सफाई देने लगते हो। आप कहते हो नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस थोड़ा वक्त लग रहा है। और यहीं आप हार गए। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि एक जलनखोर इंसान एक एनर्जी वैम्पायर होता है। उसे आपकी सफाई नहीं चाहिए, उसे आपकी तिलमिलाहट चाहिए, उसे वो दर्द आपके चेहरे पर देखना था। जब आप गुस्सा होते हो, बहस करते हो, तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है कि चलो मेरा तीर निशाने पर लगा, मैंने इसे परेशान कर दिया। चाणक्य कहते थे कि अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तुम्हारे ही कपड़ों पर आएगा। ऐसे लोगों से बहस करना मतलब कीचड़ में पत्थर फेंकना है। तो करना क्या है? आपको इस्तेमाल करनी है इमोशनल डिटैचमेंट की टेक्निक। अगली बार जब कोई रिश्तेदार आपको ताना मारे, आपकी कमज़ोरी पर वार करे, तो उसे जवाब मत दो, गुस्सा मत करो। बस उसकी आंखों में शांति से देखो, एक हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल दो और वहाँ से ऐसे निकल जाओ जैसे उसने कुछ बोला ही नहीं, जैसे वहाँ कोई पत्ता खड़का हो और आप आगे बढ़ गए। दीवार पर गेंद मारो तो वापस आती है, हवा में मारो तो गायब हो जाती है। आपको दीवार नहीं, हवा बनना है। जब आप जवाब नहीं देते, जब आप उनकी कड़वी बातों पर मुस्कुरा कर अपना काम करते रहते हो, तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे, इसे बुरा क्यों नहीं लगा, क्या मेरी बात में दम नहीं था, या ये मुझसे इतना ऊपर उठ चुका है कि मेरी बातें इसे सुनाई ही नहीं देती। आपकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। वो घर जाकर पूरी रात नहीं सो पाते। याद रखिए, जब तक आप उनके रिमोट कंट्रोल से चलते रहोगे, उन्होंने बटन दबाया और आप गुस्सा हो गए, तब तक आप उनके गुलाम हो। जिस दिन आपने रिमोट अपने हाथ में ले लिया, उस दिन से उनकी हार शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ढाल है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या आप जानते हो कि एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप बिना कुछ बोले उनके दिमाग में इतना भ्रम पैदा कर सकते हो कि वो आपके बारे में सोच सोच कर पागल हो जाएं। दूसरा तरीका, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बात सिखाई थी कि अपने शत्रु को कभी यह मत पता चलने दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारी जेब में क्या है। जलनखोर रिश्तेदार असल में जासूस होते हैं, ये बात ध्यान से सुनना। वो जब आपसे पूछते हैं कि बेटा क्या चल रहा है, तो ये इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। वो इसलिए पूछते हैं ताकि डेटा इकट्ठा कर सकें। वो जानना चाहते हैं कि आपकी कमाई कितनी है, घर में कोई लड़ाई है या नहीं,
बच्चे किस स्कूल में हैं, बिजनेस में कोई तकलीफ़ है या नहीं, और हम भावुक होकर अपना पूरा बायोडाटा उनके सामने खोल देते हैं। अरे चाचा जी, इस महीने बड़ा घाटा हो गया, या अरे बुआ जी, मेरी सास बड़ी परेशान करती है। बस आपने उन्हें बारूद दे दिया, अब वो इस बारूद से आपके खिलाफ धमाका करेंगे, पूरे ख़ानदान में आपकी बुराई करेंगे, आपको नीचा दिखाने का मौका ढूंढेंगे। तो दूसरा तरीका है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, यानी धुंध बन जाओ। धुंध को कोई पकड़ नहीं सकता, धुंध में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। जब भी कोई जलनखोर रिश्तेदार आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे तो गोलमोल जवाब देना सीखो। अगर पूछें कमाई कितनी हो जाती है तो बस कहो भगवान की कृपा है, दाल रोटी चल रही है, आप सबका आशीर्वाद है। अगर पूछें आगे का क्या प्लान है तो कहो देखते हैं, समय बताएगा, अभी तो बस काम में लगे हैं। साइकोलॉजी में इसे ग्रे रॉक मेथड कहते हैं, यानी एक पत्थर की तरह बन जाओ, बोरिंग और प्लेन। उन्हें कोई मसाला मत दो। जब उन्हें आपकी ज़िंदगी से कोई खबर नहीं मिलेगी, कोई ड्रामा नहीं मिलेगा, कोई मसालेदार बात नहीं मिलेगी, तो उनकी दिलचस्पी आप में ख़त्म हो जाएगी और वो किसी और शिकार को ढूंढने निकल जाएंगे। याद रखना, आपकी जानकारी ही उनकी ताकत है। जिस दिन आपने जानकारी देना बंद कर दिया, उस दिन वो निहत्थे हो गए। खुद को एक बंद किताब बना लो। कवर पेज देख सकते हैं, लेकिन अंदर के पन्ने पढ़ने की इजाज़त सिर्फ उन्हें जो सच में आपके शुभ चिंतक हैं। लेकिन रुकिए, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। क्या होगा जब वो सीधे भरी महफिल में आपकी इज्जत पर हाथ डालें, आपकी पुरानी गलती उछालें? तब चुप रहना काफ़ी नहीं होगा। तब आपको एक ऐसा दांव खेलना होगा जो उनके मुंह से जहर की थैली ही निकाल ले। तीसरा तरीका, रिवर्स वैलिडेशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये साइकोलॉजी का सबसे घातक दांव है। जापानीज़ मार्शल आर्ट एकिडो में एक टेक्निक होती है जिसमें जब दुश्मन आप पर हमला करता है तो आप उसे रोकते नहीं, बल्कि उसकी अपनी ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हो। ठीक यही आपको करना है। अक्सर रिश्तेदार हमें नीचा दिखाने के लिए हमारी कमियों पर हमला करते हैं। अरे तुम्हारा वज़न कितना बढ़ गया, अरे इतने साल हो गए अभी तक घर नहीं बना, अरे तुमसे ये नहीं होगा। वो उम्मीद करते हैं कि आप बुरा मानोगे, बचाव करोगे, सफाई दोगे। आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको उनकी बात से अग्री कर लेना है। अगली बार अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराकर कहिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो मामा जी, मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। आपकी पारखी नज़र कमाल की है। सोचिए क्या हुआ, आपने उनके हाथ से हथियार ही छीन लिया। वो रस्सी खींच रहे थे और आपने रस्सी छोड़ दी, वो धड़ाम से गिरे। जब आप खुद अपनी कमी स्वीकार कर लेते हो तो उनके पास वार करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या बोलूं, इसने तो मान ही लिया, और वहीं उनका खेल ख़त्म। चाणक्य कहते थे कि शक्तिशाली शत्रु को विनय से और दुष्ट को उसकी ही बात मानकर मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी यह उल्टा दांव भी काफ़ी नहीं होता। कुछ रिश्तेदार इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो आपकी एग्रीमेंट को भी आपकी कमज़ोरी मान लेते हैं। ऐसे में आपको एक कदम और आगे जाना होगा, एक ऐसा जाल बिछाना होगा जहां वो फंसते जाएं और निकल ना पाएं। और ये जाल है मिठास का जाल। चौथा तरीका, वेपनाइज्ड काइंडनेस। महात्मा गांधी कहते थे कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि अगर कोई जहर दे तो उसे इतनी मिठाई खिलाओ कि उसे खुद पर शर्म आ जाए, या कम से कम देखने वालों की नज़र में वो विलन बन जाए। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वेपनाइज्ड काइंडनेस, यानी मिठास को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। मान लीजिए एक पारिवारिक समारोह है, 50 लोग बैठे हैं, सब देख रहे हैं। आपका जलनखोर रिश्तेदार सबके सामने कहता है कि और बेटा कब तक पिताजी की कमाई पर ऐश करोगे। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, गुस्सा करो और तमाशा बनाओ। दूसरा, मिठास का बम फोड़ो। आप हाथ जोड़कर चेहरे पर पूरे सुकून की मुस्कान लाकर कहिए कि चाचा जी आप ही हो जो मेरी इतनी फ़िक्र करते हो। आजकल कौन किसी का इतना सोचता है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा मार्गदर्शक मिला। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
ये सुनते ही वहाँ बैठे बाकी लोग सोचेंगे कितना संस्कारी लड़का है, और चाचा जी कितने बदतमीज़ हैं जो इसे ताना मार रहे हैं। आपने एक तीर से दो शिकार किए, पहला अपना सम्मान बढ़ाया और दूसरा उस रिश्तेदार को सबकी नज़रों में खलनायक बना दिया। अब अगर वो दोबारा कुछ बोलेंगे तो वो बुरे लगेंगे, आप नहीं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब आप नफ़रत के बदले मिठास दिखाते हो तो सामने वाले का दिमाग ये प्रोसेस नहीं कर पाता कि मैंने इसे कांटे चुभाए थे और ये मुझे फूल दे रहा है। ये उलझन उसे अंदर ही अंदर खाती रहती है। याद रखिए, कीचड़ से लड़ने के लिए कीचड़ में उतरने की ज़रूरत नहीं, बस ऊपर से इतना साफ़ पानी डालो कि कीचड़ बह जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये मिठास एक स्ट्रैटेजी है, एक ढाल है। असली युद्ध तो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, और इस युद्ध को जीतने का सबसे पक्का तरीका वो है जो हर ज़ुबान को बिना एक शब्द बोले बंद कर देता है। दोस्तों, यहाँ एक सेकंड रुकता हूँ। ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पीछे एक पूरी साइंस है जिसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं। ये वो टेक्निक है जिससे आप किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो आपका दुश्मन हो या दोस्त, इस तरह बात कर सकते हो कि सिचुएशन हमेशा आपके फेवर में रहे। अगर आप इस पूरी टेक्निक को सिस्टमैटिकली सीखना चाहते हो तो dkbrains.com पर जाओ, जहां मैंने इसका पूरा कोर्स तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी चलते हैं आगे। 5वां तरीका, साइलेंट स्टॉर्म। शेर जब शिकार करता है तो दहाड़ता नहीं है, वो दबे पांव पूरी खामोशी से चलता है, और जब शिकार होता है तो जंगल में बस सन्नाटा छा जाता है। जलनखोर रिश्तेदारों के लिए सबसे बड़ा तमाचा आपके शब्द नहीं, आपकी सफलता है। हम गलती क्या करते हैं? हम प्लान्स अनाउंस करते हैं, माइक लेकर चिल्लाते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, वो बनने वाला हूँ। चाणक्य ने साफ कहा था कि मन में सोचे हुए काम को तब तक ज़ुबान पर मत लाओ जब तक वो पूरा ना हो जाए। जब आप अपने प्लान्स रिश्तेदारों को बताते हो तो आप उन्हें मौका देते हो नज़र लगाने का, टांग अड़ाने का, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का। वो कहेंगे, अरे इसमें बहुत रिस्क है, शर्मा जी का बेटा डूब गया था इसमें, और धीरे धीरे आप भी डरने लगते हो। इसलिए अपनी ज़ुबान पर ताला लगा लो और हाथों को काम पर लगा दो, गायब हो जाओ 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए। उन्हें लगने दो कि आप कुछ नहीं कर रहे, उन्हें खुश होने दो कि अरे ये तो बर्बाद हो गया। और उस अंधेरे में, उस खामोशी में अपनी मेहनत की आग जलाओ, और जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, जिस दिन आपकी सफलता सामने आएगी, उस दिन आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नई गाड़ी, आपका नया घर, आपकी प्रमोशन की खबर, ये सब उनके कानों में पिघले शीशे की तरह जाएगी। उस वक्त उनके चेहरे देखने लायक होंगे, उनकी वो झूठी मुस्कान, उनके वो दबे हुए आंसू, वहीं आपकी असली जीत होगी। याद रखना, बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है खुद को उनसे इतना ऊपर ले जाना कि उनकी आवाज़ आप तक पहुंच ही ना सके। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी रुककर उन्हें समझाने नहीं जाता। आपको भी हाथी बनना है। लेकिन दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसमें वक्त लगता है, और इस सफ़र के दौरान एक और तरीके की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी कीमत को उनकी नज़रों में आसमान तक पहुंचा देगा। 6ठा तरीका, द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। हीरा कोयले से महंगा क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हीरा कम मिलता है। हवा की कीमत कोई नहीं समझता क्योंकि वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है, और यही नियम आपकी इज्जत तय करता है। हम गलती क्या करते हैं? जलनखोर रिश्तेदारों के एक फ़ोन पर दौड़े चले जाते हैं। उन्होंने बुलाया और हम काम छोड़कर पहुंच गए। उन्होंने ताने मारे और हम फिर भी वहीं बैठे रहे। मनोविज्ञान में इसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं, यानी जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती, लोग उसकी कद्र करते हैं, और जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, लोग उसे सस्ता समझते हैं। आज से अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। जब वो बुलाएं तो कहो, माफ़ करना चाचा जी, बहुत ज़रूरी काम है, अभी नहीं आ सकता। जब उनका फ़ोन आए तो तुरंत मत उठाओ। थोड़ी देर बाद मैसेज करो कि अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। उन्हें महसूस होने दो कि आपका वक्त कीमती है, कि आपकी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हो तो उनकी जलन, उनका गुस्सा सब धरा का धरा रह जाता है।
वो सोचते हैं कि अरे ये तो हाथ ही नहीं आ रहा, इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। चाणक्य कहते थे कि अति परिचय से अवज्ञा होती है, यानी ज़्यादा मेल जोल इज्जत को कम कर देता है। मलयागिरी के चंदन के पेड़ों पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। आपको भी चंदन बनना है, लेकिन सांपों से दूरी बनाकर रखनी है। अपनी सीमाओं को लोहे की दीवार बना लो। उन्हें पता होना चाहिए कि किस लाइन के आगे वो नहीं आ सकते। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्तेदार इतने ढीठ होते हैं कि दूरी बनाने से भी बाज नहीं आते। वो आपकी शांति को कमज़ोरी समझ लेते हैं। ऐसे में आपको आखिरी और सबसे धारदार हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है। 7वां तरीका, मिरर ट्रूथ। न्यूटन का तीसरा नियम याद है? हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और कभी कभी यही नियम आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब कोई रिश्तेदार बार बार हद पार करे, जब वो आपकी बर्दाश्त की लकीर को बार बार रौंदे, तब आपको उन्हें उनका ही चेहरा दिखाना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल शालीनता से, बिना एक भी अपशब्द के, पूरे सुकून के साथ। अगर वो कहें कि बेटा तुम्हारी नौकरी तो बड़ी छोटी है, तो आप मुस्कुराकर कहिए, हाँ चाचा जी छोटी है, लेकिन कम से कम रात को सुकून की नींद आती है। वैसे आपके बेटे का बड़ा बिजनेस कैसा चल रहा है? सुना है काफ़ी टेंशन में है। अगर वो आपकी शक्ल पर कमेंट करें कि अरे बड़े मोटे हो गए हो, तो कहिए, हाँ बुआ जी थोड़ा हो गया हूँ। वैसे आजकल आप भी सेहत का ध्यान नहीं रख रही, चेहरे पर थकान साफ दिखती है। उम्र का तकाजा है शायद। आपको बदतमीज़ी नहीं करनी, बस सच बोलना है, वही कड़वा सच जो वो आपको सुनाते हैं। जब आप उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देते हो, तो उन्हें एक ज़ोरदार झटका लगता है। वो समझ जाते हैं कि यह अब वो पुराना वाला नहीं रहा जो चुपचाप सुन लेगा। चाणक्य ने कहा था कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही उचित है। कुत्ता काटे तो उसे काटने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डंडा दिखाना ज़रूरी है ताकि वो दोबारा ना काटे। ये मिरर ट्रूथ तकनीक वही डंडा है। दोस्तों, ये 7 तरीके, इमोशनल डिटैचमेंट, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, रिवर्स वैलिडेशन, वेपनाइज्ड काइंडनेस, साइलेंट स्टॉर्म, स्कैरसिटी प्रिंसिपल और मिरर ट्रूथ, ये वो हथियार हैं जो आपको हर तरह के जलनखोर रिश्तेदार से बचाएंगे। और अगर आप इस पूरी साइकोलॉजी को और गहराई से समझना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो कि किसी भी मुश्किल इंसान के साथ कॉन्वर्जेशन को अपने फेवर में कैसे मोड़ा जाए, तो dkbrains.com पर जाओ और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का कोर्स देखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये कोर्स आपकी सोचने की पूरी स्टाइल बदल देगा। अंत में बस इतना कहूँगा कि रिश्तेदार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को ख़राब कर देता है, तो उसे बाहर करने में ही समझदारी है। जो लोग आपकी खुशी से जलते हैं, वो आपके अपने हो ही नहीं सकते, और जो सच में आपके अपने हैं, वो कभी जलेंगे नहीं। आज ये कसम खाओ कि अब किसी की जलन को अपने दिल पर नहीं लोगे। कसम खाओ कि अपनी सफलता से इतना शोर मचाओगे कि उनकी नफ़रत की आवाज़ दब जाए। आप वो नहीं हो जो वो आपके बारे में सोचते हैं। आप वो हो जो आप खुद के बारे में सोचते हो।